Bismillahirrahmanirrahim. वेलकम बैक टू कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे ये चैप्टर नंबर 4 का लास्ट पोर्शन है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज बाय किप आर एरविन। तो आज हम डिस्कस करेंगे इनडायरेक्ट एड्रेसिंग और लूप्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इनडायरेक्ट ऑपरेंड्स क्या है, एरे को हम कैसे सम करेंगे, इंडेक्स ऑपरेंड क्या है, पॉइंटर्स क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनडायरेक्ट। पिछले लेक्चर में हम डायरेक्ट ऑपरेंड को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इनडायरेक्ट ऑपरेंड को डिस्कस करते हैं। इन इनडायरेक्ट ऑपरेंड होल्ड द एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल। इसमें क्या होता है, वेरिएबल का एड्रेस हम इसमें स्टोर करते हैं। यूजुअली एन एरे ऑफ और स्ट्रिंग, इसमें एरे भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है। इट कैन बी डीरेफरेंस्ड, जब जिस तरह हम पॉइंटर को डिस्कस करते थे, पॉइंटर के थ्रू हम वैल्यू को डीरेफरेंस करते थे, इस तरह इनडायरेक्ट ऑपरेंड के थ्रू हम डेटा को एड्रेस कर सकते हैं या डीरेफरेंस कर सकते हैं। ये एक एरे एग्जांपल है। इस एरे का नाम जो है वैल्यू 1 है, इसका टाइप बाइट है, इसमें 10, 20 और 30 स्टोर है। अब मैं क्या करता हूं कि मैं मूव ESI जो हमारा एक रजिस्टर है, इसमें मैं मूव करता हूं वैल्यू 1। ऑफसेट वैल्यू 1 का क्या मतलब है कि इस पहले का जो एड्रेस है, ठीक है, जो ये पहला जो एलिमेंट है एरे का, इसका एड्रेस, ऑफसेट का मतलब होता है कि एड्रेस ESI में डाल दो। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इस वैल्यू को, इस एड्रेस, चूंकि ESI में मेरा एड्रेस आ गया, तो ये जो ब्रैकेट्स है ये दो क्या करता है, ये डीरेफरेंस ऑपरेटर है। डीरेफरेंस ऑपरेटर क्या करता है, चूंकि इसमें एड्रेस आया है, इस एड्रेस से डेटा को निकाल के AL में डालता है। ठीक है, मूव AL रजिस्टर में मूव करो, क्या इस ESI में जो एड्रेस है, इस एड्रेस पे जो डेटा है उसको मूव करो AL रजिस्टर में। ठीक है, अब इस ESI को इंक्रीमेंट करो। ESI में चूंकि एड्रेस है, लेट सपोज पहले इस पे एड्रेस 000 था, अब ये इंक्रीमेंट होकर 001 आ जाएगा, तो मतलब पहले 000 इसको पॉइंट करता था, अब 001 इसको पॉइंट करेगा। ठीक है, जब ये इंक्रीमेंट हो जाए, इंक्रीमेंट क्या है, ESI को इंक्रीमेंट करता है। अब मूव AL ESI, अब जो दूसरा एड्रेस, जो अब इसमें ये जो एड्रेस इंक्रीमेंट हुआ है, इस ये अब पॉइंट करेगा इस दूसरी लोकेशन को, तो मूव AL ESI, अब 20 मूव होगा AL में। अब दोबारा इस ESI को इंक्रीमेंट करो, तो पहले अब 001 था, अब 002 हो जाएगा, तो अब ये इस लोकेशन को पॉइंट करेगा और AL रजिस्टर में मूव करेगा 30 को। ठीक है, तो इस तरह हम डीरेफरेंस कर सकते हैं। इनडायरेक्ट ऑपरेंड्स में यूज PTR व्हेन द साइज ऑफ मेमोरी ऑपरेंड इज एम्बिगुअस। अगर हमारे पास मेमोरी ऑपरेंड एम्बिगुअस हो तो हम PTR को यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा, एरे सम प्रोग्राम, ये एक प्रोग्राम है। जिस तरह हम C++ में क्या करते थे, एक एरे हमें दिया गया होता था और हमें कहा जाता है कि इस एरे की वैल्यूज को ऐड करो। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एरे की वैल्यूज को ऐड करते हैं यूजिंग इनडायरेक्ट ऑपरेंड्स। जो हम पिछले स्लाइड पे इनडायरेक्ट ऑपरेंड डिस्कस कर रहे हैं, इसको यूज करके indirect operand are ideal for traversing an array. Note that the register in bracket must be incremented by a value that match the array type. जब ये बात बता रहे हैं कि मतलब आपको जो array है, लेट सपोज पिछले में array बाइट था, तो हम सिर्फ सिंपली इंक्रीमेंट करते थे। अब हमारा array जो है ये बाइट नहीं है, ये वर्ड है, तो हम उस ESI के साथ 2 ऐड करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो वर्ड है ये 2 बाइट्स है। तो सबसे पहले हम ESI में एरे डब्ल्यू हमारे पास एरे का नाम है, इसमें 10, 1000, 2000, 3000 ये 3 वैल्यूज है, और हमारा काम क्या है, इन तीनों को जमा करना, एरे को जमा करना। तो सबसे पहले हम ESI में ऑफसेट ऑफ एरे डब्ल्यू का क्या मतलब है कि इस पहले लोकेशन का जो एड्रेस है उसको ESI में मूव करो। ठीक है, पहले में हम क्या करते हैं, मूव AX ESI, चूंकि इस पहले लोकेशन का एड्रेस तो ESI में आया है, अब इस एड्रेस से पहले लोकेशन का वैल्यू, एक होता है एड्रेस, एक होता है वैल्यू, अब इस वैल्यू को ESI में मूव करो।
तो इसमें जो 1000 स्टोर है ये ESI AX में आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, ESI पहले पॉइंट करता था इसको, अब ESI को लाना है यहाँ, तो हम क्या करेंगे, ऐड ESI 2, चूंकि हमारे पास जो एरे है ये वर्ड है, वर्ड 2 बाइट्स है, तो अब 2 बाइट्स इसमें जमा होंगे, तो पहले ये इसको पॉइंट करता था, अब ये ESI इसको पॉइंट करेगा। अब मैं क्या करता हूँ, AX में ऑलरेडी 1000 स्टोर है, तो मैं क्या करता हूं, ऐड एक AX ESI, अब ESI पॉइंट कर रहा है इस दूसरी लोकेशन को, तो मतलब ये है कि AX में ऑलरेडी 1000 है, लेकिन इसके साथ 2000 क्या करो, जमा करो, तो हमारा क्या होगा, AX में आ जाएगा 3000। अब दोबारा ESI अब इसको पॉइंट करता है, मैं अब चाहता हूं कि ESI इसको पॉइंट करे, तो ESI के साथ मैं 2 को जमा करता हूं, तो मेरा ESI अब पॉइंट करेगा इसको। अब इसके बाद मैं क्या करता हूं, ऐड AX में ऑलरेडी 3000 है और इसके साथ मैं 3000 और ऐड करना चाहता हूं, तो ये जो ESI पॉइंट कर रहा है, ESI में इसका एड्रेस है, तो ये ब्रैकेट क्या करेगा, इस एड्रेस से ये वैल्यू निकाल के AX के साथ जमा करेगा, तो AX में हमारा सम या एरे का सम या 6000 इसमें आ जाएगा। ठीक है, इंडेक्स ऑपरेंड किसको कहते हैं, एक है डायरेक्ट ऑपरेंड एड्रेसिंग, एक कहते हैं इनडायरेक्ट ऑपरेंड एड्रेसिंग, एक है कहते हैं इंडेक्स ऑपरेंड एड्रेसिंग। इंडेक्स ऑपरेंड एड्रेसिंग क्या करता है, एन इंडेक्स ऑपरेंड एड्स अ कांस्टेंट टू अ रजिस्टर टू जनरेट एन इफेक्टिव एड्रेस। इसमें हम क्या करते हैं, एक रजिस्टर के साथ हम एक कांस्टेंट को ऐड करते हैं इफेक्टिव एड्रेस को कैलकुलेट करने के लिए। देयर आर टू नोटेशनल फॉर्म्स, हम इस तरह भी कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स सपोज ये मेरे पास एक वर्ड वाला एक एरे है जो पिछले प्रोग्राम में था, इसमें मैं क्या करता हूं, ESI में 0 मैंने स्टोर की, मूव ESI 0, मतलब ESI में 0 को स्टोर करो। अब पहले वाला पोजीशन को हम कैसे एक्सेस करेंगे, मूव AX array w पहली लोकेशन को पॉइंट करता है, प्लस ESI में फिलहाल 0 स्टोर है, तो ये हम इंडेक्स्ड ऑपरेंड अब एक्सेस कर रहे हैं, इंडेक्स्ड ऑपरेंड अप्रोच यूज कर रहे हैं। एरे में एरे चूंकि इस फर्स्ट लोकेशन को array w इस फर्स्ट लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, इसमें 0 को ऐड करके जो एड्रेस में जो वैल्यू है, मतलब फर्स्ट वैल्यू अब AX में मूव होगी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मूव AX array w, ये एक और तरीका है, मतलब 2 तरीके हैं, ये तरीका भी यूज कर सकता हूँ और ये तरीका भी यूज कर सकता हूँ। अब ESI के साथ मैं 2 को ऐड कर रहा हूँ, तो जब ESI के साथ 2 ऐड हो जाए तो अब ये सेकंड लोकेशन को पॉइंट करेगा। ठीक है, इस लोकेशन को अब इसके साथ मैं ऐड करूंगा, ऐड AX में ऑलरेडी 1000 है, इसमें array w प्लस ESI प्लस 2 array w इस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, ESI में क्या है, 2 है, तो मतलब ये कि अब इस ये लोकेशन ये वैल्यू कॉपी होके AX में आ जाएगी। ठीक है, तो मेरा ये 2 नंबर है और इस तरह आगे चलते जाओ पिछले प्रोग्राम की तरह। ठीक है, तो इसको कहते हैं इंडेक्स्ड ऑपरेंड। पॉइंटर क्या होता है, यू कैन डिक्लेयर अ पॉइंटर वेरिएबल दैट कंटेन द ऑफसेट ऑफ अनदर वेरिएबल। हम क्या कर सकते हैं कि एक पॉइंटर डिक्लेयर कर सकते हैं जिसमें एक अनदर वेरिएबल की एड्रेस होगी। पॉइंटर हमने C++ में पढ़ा था कि पॉइंटर इज अ वेरिएबल व्हिच होल्ड्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। यहाँ पर array w हमारा एक वेरिएबल है ये, ठीक है। अब एक पॉइंटर मैं क्रिएट कर रहा हूँ, पॉइंटर w, इसका टाइप में डबल वर्ड ले रहा हूं, इसमें मैं array w को स्टोर करता हूं। ठीक है, तो मूव ESI ptr w अब पॉइंट कर रहा है इस लोकेशन को। ठीक है, और मूव AX ESI, तो ये मैं भी इस तरह कर सकता हूं। टाइप डेफ ऑपरेटर, टाइप डेफ ऑपरेटर क्या है, ये एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। जिस तरह हम C++ में हम क्लास लेते हैं या हम वो लेते हैं स्ट्रक्चर, तो इस स्ट्रक्चर के थ्रू हम क्या करते हैं, अपना डेटा टाइप डिफाइन करते हैं। तो इस तरह असेंबली लैंग्वेज में भी हम अपना डेटा टाइप डिफाइन कर सकते हैं। इसको हम जो ऑपरेटर यूज करेंगे वो होगा टाइप डेफ। लेट्स सपोज मैं लेता हूं एक डेटा टाइप में बनाता हूं बाइट, एक में बनाता हूं वर्ड, एक में बनाता हूं डबल वर्ड, लेकिन उसको मैं नाम देता हूं p बाइट, p वर्ड और p डबल वर्ड। ये लेट्स सपोज मैं इसको नाम देता हूं, मैं कुछ भी नाम दे सकता हूं, ये सिर्फ आपको ये बताने के लिए आप अपना डेटा टाइप कैसे बनाएंगे।
अब चूंकि मैं अपना डेटा टाइप बना रहा हूँ पी बाइट, तो इसका मैं ये डायरेक्टिव यूज करूंगा। ये डायरेक्टिव क्या करेगा, टाइप डेफ, ये हमें ये बताएगा कि ये मैं अपना डेटा टाइप बना रहा हूँ, और इसमें पीटीआर कीवर्ड भी यूज करूंगा कि मतलब ये एक पॉइंटर होगा और इसका टाइप बाइट होगा। ठीक है, जब मैं पी बाइट को यूज करके अपना डेटा डिफाइन करूंगा, तो मतलब ये मैं यूज कर सकता हूँ बाइट की जगह पर, क्योंकि ये मैंने अपना डेटा टाइप बना दिया। अब मैं पी वर्ड एक डेटा टाइप बना रहा हूँ, टाइप डेफ इसका डायरेक्टरी में यूज करूंगा, पीटीआर ऑपरेटर साथ में यूज करूंगा, और इसका टाइप क्या होगा, वर्ड। अब ये मेरा पी वर्ड एक डेटा टाइप होगा जिसका टाइप वर्ड होगा। अब डबल वर्ड में एक डेटा टाइप बना रहा हूँ, पी डबल वर्ड। ठीक है, फिर इसका टाइप डायरेक्टरी है, इस डायरेक्टरी की थ्रू मैं बनाता हूँ। अच्छा, अब मैं आता हूँ डेटा सेक्शन में। डेटा सेक्शन में मैं एक एरे बना रहा हूँ, टाइप बाइट है इसका, इसमें 10, 20 और 30 स्टोर है। एक और एरे में बनाता हूँ, इसका साइज इसका साइज या डेटा टाइप वर्ड है, इसमें 1, 2, 3 स्टोर है। एक और एरे में बनाता हूँ डबल वर्ड, इसका डेटा टाइप जो है वो डबल वर्ड है, और इसमें 4, 5 छह स्टोर है। क्रिएट सम पॉइंटर, अब मैं कुछ पॉइंटर्स बनाता हूँ। पीटीआर वन में बनाता हूँ, इसका डेटा टाइप मैंने रख दिया पी बाइट। पी बाइट में क्यों रख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने ये अपना डेटा टाइप बनाया हुआ है। ठीक है, और इसमें मैं एरे बी को पॉइंट करता हूँ, क्योंकि एरे बी मेरे पास बाइट है, और ये भी मेरे पास, ये पीटीआर भी अब बाइट है, एक बाइट। मैं पॉइंटर 2 बना रहा हूँ, इसका मैं पी वर्ड डेटा टाइप रख रहा हूँ, क्योंकि ये पी वर्ड मैंने डेटा टाइप बनाया हुआ है। इसमें मैंने एड्रेस ऑफ एरेडब्ल्यू स्टोर कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरह मैं पॉइंटर 3 बना रहा हूँ, इसका डाटा टाइप मैं पी डबल वर्ड बना रहा हूँ, रख रहा हूँ, और इसमें एड्रेस ऑफ एरे डबल वर्ड एरे जो है, इस ये मैं इसमें फर्स्ट पोजीशन का जो एड्रेस है वो रख रहा हूँ। ठीक है, मैं मेन प्रोसीजर में आता हूँ। मेन प्रोसीजर में मैं क्या करता हूँ, मूव ESI PTR1, ESI में एड्रेस आ गया PTR1 का। मूव AL ESI, AL में क्या आ गया, जो पहला जो एरे है ये 10 जो है ये पॉइंट कर रहा है ये PTR1। ठीक है, तो वो इसमें आ गया। मूव ESI PTR2, अब ESI PTR2 पॉइंट कर रहा है इस एक को। ठीक है, क्योंकि PTR2 में हमने रख दिया है एरेडब्ल्यू का एड्रेस, एरेडब्ल्यू का एड्रेस जो है वो एरेडब्ल्यू इस 1 को पॉइंट कर रहा है। अब मैं ESI में रख रहा हूँ, ठीक है, अब मैं ESI में PTR3 रख रहा हूँ, तो PTR3 जो है इस 4 को पॉइंट करता है। ठीक है, और मैं CX मूव, ये मूव है, ठीक है, ये मॉक नहीं है, ये मूव है, MOV, गलती से C लिखा गया है। तो EX में अब मैं इस 4 को मूव कर रहा हूँ। तो ये प्रोग्राम जब आप कॉल टर्म प्रेस करेंगे तो ये इधर आपको शो होगा AX में 4। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आगे हम डिस्कस करेंगे जंप्स एंड लूप। जंप क्या है और लूप क्या है। लूप का एक एग्जांपल देखेंगे, एक इंटीजर एरे को जंप ऐड कैसे करते हैं लूप के थ्रू, और स्ट्रिंग को कैसे कॉपी किया जाता है, तो वो हम देखेंगे। जंप जो है हमारे पास एक अनकंडीशनल जंप है। जंप और लूप में ये फर्क है कि लूप जो है ये कंडीशनल है, ये सबसे पहले देखता है कि CX रजिस्टर जो है काउंटर रजिस्टर की पोजीशन क्या है। अगर काउंटर 0 हो तो ये लूप काम नहीं करेगा। ठीक है, ये कंडीशनल टू द काउंटर रजिस्टर है। और जो JMP है, जंप जो है ये अनकंडीशनल है। ये जब भी हम जंप कॉल करते हैं तो ये किसी कंडीशन को देख के बिना क्या होता है, कॉल होता है। तो JMP इज एन अनकंडीशनल जंप। अनकंडीशनल जंप मतलब ये कि ये जंप करता है एक लेबल को, इसको हम लेबल बताते हैं कि इसमें आपने जंप करना है, तो ये किसी कंडीशन को देख के बगैर क्या कर सकता है, जंप करता है। तो इसके सिंटैक्स क्या है कि हम JMP कीवर्ड लिखेंगे, JMP इसका जंप का कीवर्ड है या निमोनिक है, और इसको हम टारगेट बताएंगे कि आपने कहाँ पर जंप करना है, कौन सी जगह जाना है। लेट सपोज इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर जो है ये टारगेट को टारगेट जो है वो हम इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर में स्टोर करते हैं। फिर इसका लेट सपोज टॉप जो हमारा लेबल है, टॉप के बाद खामखा काला फुल कोलोन होगा। यहाँ पर हमारा कुछ कोड है, ये कोड हम लेट सपोज जब रन हो जाए तो हम यहाँ पर जंप लेते हैं, जंप लगाते हैं कि यहाँ पर आने के बाद आपने वापस टॉप में जाना है, तो मतलब कंट्रोल यहाँ पर आ जाएगा, फिर ये कोड रन होगा,
फिर यहाँ पर जंप आ जाएगा, तो मतलब जंप टू टॉप, तो दोबारा यहाँ पर जंप करेगा और यहाँ पर ये कोड रन होगा। मेरे ख्याल में ये 127 बाइट्स तक जंप कर सकता है, 27 बाइट्स से आगे जंप नहीं कर सकता। The current procedure must be to a special type of label called a global। अगर आपने एक फंक्शन से दूसरी फंक्शन में जंप करना है तो आपने ये टॉप जो है ये आपका ग्लोबल वेरिएबल या ग्लोबल लेबल होना चाहिए, क्योंकि लोकल लेबल आउटसाइड द फंक्शन जंप नहीं कर सकता। और मेरे ख्याल में 127 बाइट्स तक जंप कर सकता है, उससे ज्यादा जंप नहीं कर सकता। लूप जो है, लूप आप लोगों को पता है कि जब हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या एक इंस्ट्रक्शन को बार बार रिपीट करना चाहते हैं तो वो उसके लिए हम लूप लेते हैं C++ में। इस तरह असेंबली लैंग्वेज में भी हम लूप लगा सकते हैं। तो लूप जब हम लगाते हैं तो लूप में भी हम एक टारगेट बताते हैं कि मतलब C++ की तरह ये उसी तरह नहीं है। यहाँ पर हम इसको एक टारगेट बताते हैं, जैसे कि हम इधर लेबल में बताते हैं, सॉरी जंप में जब जिस तरह हम टारगेट बताते हैं इस तरह लूप में भी टारगेट बताते हैं। लेकिन लूप में ये है कि ये पहले कंडीशन को देखता है, ठीक है। कंडीशन इसकी क्या है, सबसे पहले काउंटर रजिस्टर जो है CX डिक्रीमेंट होता है। जब CX डिक्रीमेंट हो जाए तो फिर देखा जाता है कि अगर CX 0 से ग्रेटर है, if CX इज ग्रेटर देन 0, तो फिर क्या होता है, जंप होता है। अगर CX 0 है या 0 से कम है, नेगेटिव है, तो फिर जंप नहीं होता, सॉरी, ठीक है। लेट्स सपोज ये एक प्रोग्राम है, द फॉलोइंग लूप कैलकुलेट द सम ऑफ द प्रोग्राम द इंटीजर्स। ये जो इंटीजर है, लेट्स सपोज आपको कहा जाए कि 1 से 5 तक क्या करो, जमा करो, इनसे जमा करो। जैसे कि हम कहते हैं C++ में हम कहते थे कि 1 से 5 तक इनसे जमा करो। तो इसके लिए जो कोड है ये पोर्शन में सोर्स कोड है, ये सारा वो मशीन कोड और ऑफसेट एड्रेसेस बताए हैं। यहाँ पर जो है हमारा मशीन कोड है। तो सबसे पहले हम वो एड्रेस वो जो हम जमा करना चाहते हैं, वो जो रिजल्ट है वो हम AX में स्टोर करेंगे। तो AX में सबसे पहले हमने 0 स्टोर कर दिया, CX में हमने 5 स्टोर की। मतलब इसका मतलब ये है कि काउंटर, ये जो काउंटर रजिस्टर है ये 5 मरतबा रिपीट लूप, ये काउंटर रजिस्टर क्या बताता है कि लूप ने 5 मरतबा रिपीट होना है। इसमें अगर 10 हो तो लूप 10 दफा रिपीट होगा, इसमें अगर 20 हो तो लूप 20 दफा रिपीट होगा। सबसे पहले क्या होगा, एड AX CX। अब CX में क्या है, 5 है, तो AX में CX को जमा करो। अब ऑटोमेटिकली CX यहाँ पर डिक्रीमेंट होके 4 हो जाएगा। फिर देखा जाएगा कि लूप L1, तो L1 में जाने से पहले ये देखेगा कि CX में 0 तो नहीं है। अब चूंकि CX में 4 है तो वापस यहाँ पर आ जाएगा, एड AX CX। AX में अब 5 है, अब इसके साथ 4 जमा हो जाएगा, तो इसमें AX में 9 आ जाएगा। तो अब CX डिक्रीमेंट होके 3 रह जाएगा। अब फिर लूप क्या करेगा, CX को देखेगा कि ये 0 तो नहीं है। जब 0 ना हो तो ये लूप फिर यहाँ पर आ जाएगा, कंट्रोल भेज देगा, ठीक है। अब एड AX में 9 है और इसमें 3 और जमा हो जाएगा, तो इसमें 12 आ जाएगा। अब CX डिक्रीमेंट होके 2 रह जाएगा। तो लूप फिर क्या करेगा कि देखेगा कि CX में कहीं 0 तो है नहीं। अब चूंकि फिर भी 0 नहीं है तो फिर लूप को यहाँ पर भेज देगा, लूप कंट्रोल यहाँ पर भेज देगा। अब AX में 12 है और इसके साथ 2 जमा हो जाएगा, तो ये 14 हो जाएगा। अब CX डिक्रीमेंट होगा, CX क्या हो जाएगा, डिक्रीमेंट होके 1 रह जाएगा। फिर आके लूप देखेगा कि कहीं CX में 0 तो नहीं है। अब CX में फिर भी 0 नहीं है, तो ये इस कंट्रोल को भेजेगा L1 पे। अब L1 पे फिर आ जाएगा, CX में AX में ऑलरेडी 14 है, CX में 1 है, तो अब क्या करेगा, इस 1 को AX में जमा करेगा, तो AX में 15 हो जाएगा। CX डिक्रीमेंट होकर 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाए तो लूप क्या करेगा, अब दोबारा रिपीट नहीं होगा बल्कि आगे प्रोग्राम को चलाएगा। लूप के बाद जो प्रोग्राम है उसको चलाएगा और हमारे AX में 5 तक इनसे जमा हो जाएंगे। 5 जमा 4 9 जमा 3 12 जमा 2 14 और 1 15। हमारे AX में रिजल्ट 15 आ जाएगा, ठीक है। ये कहते हैं कि तो क्या व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल बैकवर्ड जंप। जो हमारा जंप है, जंप जो है वो 128 -128 तक जंप कर सकता है और +127 तक जंप कर सकता है, उससे आगे जंप नहीं कर सकता।
ये बताता है कि व्हाट विल बी द फाइनल वैल्यू ऑफ ए एक्स में 6 है और इसमें क्या होगा, सी एक्स जो है लूप जो है वो 4 जल्द रिपीट होगा और हर बार हम क्या करते हैं ए एक्स को इंक्रीमेंट करते हैं। तो जब पहली बार ए एक्स इंक्रीमेंट होगा तो ए एक्स 7 हो जाएगा, सी एक्स डिक्रीमेंट होगा तो सी एक्स 3 हो जाएगा, लूप फिर रिपीट होगा, फिर सी ए एक्स इंक्रीमेंट होकर 8 हो जाएगा, सी एक्स 2 हो जाएगा, फिर ए एक्स इंक्रीमेंट होके 9 हो जाएगा, सी एक्स डिक्रीमेंट होके 1 हो जाएगा, फिर ए एक्स इंक्रीमेंट होके 10 हो जाएगा और सी एक्स जो है डिक्रीमेंट होके 0 हो जाएगा। तो हमारे पास ए एक्स में फाइनल 10 आ जाएगा। अच्छा, अगर हम गलती में क्या करें, अगर हमसे गलती हो जाए और हम सी एक्स में 0 स्टोर करें तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हमारा काम जो होगा वो सॉरी सबसे पहले जब हम सी एक्स में 0 रखेंगे तो सबसे पहले ए एक्स इंक्रीमेंट होगा, ए एक्स में जो भी हो वो इंक्रीमेंट होगा, फिर सी एक्स डिक्रीमेंट होगा। तो जब सी एक्स जो है उसमें 0 हो और वो डिक्रीमेंट हो जाए तो वो बन जाता है ये नंबर, ठीक है। तो ये नंबर बन जाता है। तो फिर अगर हम गलती में सी एक्स में 0 रखेंगे, ई सी एक्स ये तो चूंकि क्या है, ये चूंकि 32 बिट नंबर है तो ये इसमें सी एक्स में इतना बड़ा नंबर स्टोर हो जाएगा और लूप इतनी बार क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो इसमें आप लोगों ने ख्याल करना है कि सी एक्स में 0 कभी भी स्टोर नहीं करना। नेस्टेड लूप तो आप लोगों को पता है कि जब हम किसी एक लूप के अंदर एक और लूप लेते हैं तो इसको कहते हैं नेस्टेड लूप, ठीक है। तो जिस तरह हम C++ में नेस्टेड लूप करते थे, एक लूप के अंदर एक और लूप लेते थे, तो सिमिलरली इस तरह हम क्या कर सकते हैं, हम असेंबली लैंग्वेज में एक लूप के अंदर एक और लूप ले सकते हैं। उसके लिए एक काम करना पड़ेगा, चूंकि हम CX जो रजिस्टर है, CX रजिस्टर सिर्फ CX रजिस्टर को लूप के लिए यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले CX में लेट सपोज आउटर लूप जो है वो 100 बार एग्जीक्यूट होगा और इनर लूप जो है वो 20 बार एग्जीक्यूट होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आउटर लूप में CX को 100 असाइन करेंगे, फिर L1 यहाँ से शुरू होगा, फिर यहाँ पर L1 के अंदर हम एक और लूप लेना चाहते हैं। तो एक और लूप लेने से पहले हम CX क्या करते हैं, एक काउंट वेरिएबल में स्टोर करते हैं, क्योंकि CX अब हमने इनर लूप के लिए भी यूज करना है। तो जब हम इनर लूप के लिए CX को 20 यूज करेंगे तो इनर लूप एग्जीक्यूट होगा। जब इनर लूप कंप्लीट होगा तो CX को हम आउटर लूप के CX को हम काउंट से ले आएंगे यहाँ। तो मतलब आउटर लूप के जंप से पहले हम आउटर लूप के CX को लोड करेंगे, काउंट से वापस ECX में ले आएंगे। अब यहाँ ये डिक्रीमेंट होगा तो मतलब 99 हो जाएगा, 99 तो मतलब लूप L1 पे वापस कंट्रोल भेज देगा, यहाँ पर फिर 99 जो है वो काउंट में मूव होगा, फिर ECX को हम 20 में असाइन करेंगे, मतलब ये इनर लूप फिर 20 तक एग्जीक्यूट होगा। फिर यहाँ पर क्या होगा, काउंट से ECX में 99 मूव होगा, यहाँ पर ECX जो है फिर डिक्रीमेंट होकर 98 हो जाएगा। फिर जो है आउटर लूप क्या होगा, कंट्रोल को यहाँ भेजेगा। तो यहाँ पर मतलब ये है कि हम नेस्टेड लूप ले सकते हैं, लेकिन एक बात का ख्याल रखना है कि नेस्टेड लूप में चूंकि हमारे पास एक CX रजिस्टर है तो और लूप के लिए हम सिर्फ CX यूज कर सकते हैं, CX के अलावा किसी भी और रजिस्टर को यूज नहीं कर सकते। तो इसलिए हम आउटर लूप और इनर लूप के लिए जो CX है उसको वेरिएबल में स्टोर करेंगे और लूप से आउटर लूप के लूप वाले पोर्शन में पर पहुंचने से पहले उस वेरिएबल से हम वैल्यू CX में लोड करेंगे। इंटीजर एरे को ऐड कैसे करेंगे, तो ये बात तो हमने पिछली भी डिस्कस की है, अब दोबारा डिस्कस करते हैं कि द फॉलोइंग कोड कैलकुलेट द सम ऑफ एरे 16 बिट इंटीजर है। हमारे पास एक एरे है, इंटीजर एरे, इसका टाइप वर्ड है, इसमें स्टोर है 100, 200, 300, 400 और ये हम ऐड कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम मूव करेंगे EDI, यहाँ पर DI रजिस्टर में क्या मूव कर रहा है, ऑफसेट ऑफ इंटीजर एरे। ऑफसेट ऑफ इंटीजर एरे मतलब फर्स्ट द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट वैल्यू। तो इसका जो फर्स्ट वैल्यू है इसका एड्रेस EDI रजिस्टर में आ गया। अब काउंटर कितना एग्जीक्यूट होगा, नंबर ऑफ लेंथ ऑफ इंटीजर एरे, लेंथ ऑफ इंटीजर एरे कितना है 1 2 3 4,
तो हम हमारे काउंटर रजिस्टर में 4 आ जाएगा, मतलब 4 बार लूप एग्जीक्यूट होगा। सबसे पहले हम AX रजिस्टर में 0 रखेंगे, L1 लेवल है, ऐड AX में EDI ऐड करो, EDI में एड्रेस ऑफ फर्स्ट वेरिएबल है, तो अब इस एड्रेस से ये ब्रैकेट क्या करेगा, वैल्यू निकालेगा, तो AX में 0 है और इसमें एक 100 ऐड हो जाएगा। अब EDI में क्या क्या ऐड करना है, टाइप ऑफ इंटीजर एरे, ये टाइप ऑपरेटर क्या करता है, इंटीजर एरे से टाइप निकालता है, मतलब EDI में 2 ऐड हो जाएगा, तो अब ये सेकंड लोकेशन को पॉइंट करेगा। अब ये जो लूप है ये देखेगा कि ECX को डिक्रीमेंट के बाद ये 3 है, तो अब लूप रिपीट होगा। अब AX में पहले 100 है, तो अब इसमें 200 ऐड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो EDI है इसमें 2 जमा होके ये इसको पॉइंट करेगा। सिमिलरली फिर क्या होगा, इंटीजर एरे में फिर 2 ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये टाइप जो है ये एक ऑपरेटर है, ये इंटीजर एरे, इस एरे का टाइप निकालता है, तो इस एरे का टाइप क्या है, 2 बाइट्स, तो ये 2 बाइट EDI में फिर ऐड हो जाएगा, तो ये अब तीसरी लोकेशन को पॉइंट करेगा। फिर लूप जो है वो ECX को देखेगा, तो ECX में अब 2 रह गया होगा, तो अब चूंकि फिर भी ECX 0 नहीं है, तो ये लूप फिर रिपीट होगा और फिर इस तरह ये सारा एरे जमा होगा। अच्छा, ये बता रहा है कि what changes would you make to the program on the previous slide if you were summing a double word array। तो डबल वर्ड एरे के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये चेंजेस करेंगे कि यहाँ पर हमारा एरे जो होगा इसका नाम लेट सपोज डबल वर्ड एरे होगा, इसका टाइप डबल वर्ड होगा और बाकी सारा का सारा प्रोग्राम यही प्रोग्राम होगा, ठीक है। EAX में हम EAX लेंगे, मतलब 4 बाइट्स वाला EAX रजिस्टर लेंगे, और EDI जो है ये तो अपनी जगह ठीक है, मतलब यहाँ पर हम डबल वर्ड एरे लिखेंगे। अच्छा, कॉपिंग स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग है हमारे पास, सोर्स स्ट्रिंग इसमें स्टोर है, दिस इज द सोर्स स्ट्रिंग, और इससे ये स्ट्रिंग कॉपी करके टारगेट स्ट्रिंग में लाना है। तो टारगेट स्ट्रिंग का जो साइज है वो हम लेंगे साइज ऑफ सोर्स, इस सोर्स का जो साइज है वो साइज ऑफ ऑपरेटर लेके इस टारगेट एरे में रखेंगे। सबसे पहले कोड सेक्शन में ESI में हमने 0 स्टोर की, ECX में साइज ऑफ सोर्स कितना है, लेट सपोज ये 20 है, तो साइज ऑफ सोर्स का ये साइज ऑफ जो ऑपरेटर है ये इस सोर्स एरे से साइज निकाल के ECX में रखेगा, मतलब जितना इसका साइज होगा इतना लूप रिपीट होगा। हर बार हमने क्या करना है, मूव AL में सोर्स ऑफ ESI की जो सोर्स जो T है, ये सोर्स ऑफ ESI में है, ये कॉपी होगा AL में, और AL से ये कॉपी होगा इस टारगेट एरे में, टारगेट ऑफ ESI में AL कॉपी होगा, फिर ESI इंक्रीमेंट होगा, पहले T को पॉइंट करता था अब H को पॉइंट करेगा, फिर हमारा लूप जो है वो रिपीट होगा, फिर AL में क्या होगा, H आ जाएगा, सोर्स ऑफ ESI से H में AL में H आ जाएगा, और फिर टारगेट ऑफ ESI में AL से ये H आ जाएगा, तो TH का भी होगा। फिर जो हमारा ESI है ये इंक्रीमेंट के I को पॉइंट करेगा, अब सोर्स ऑफ ESI से AL में I आ जाएगा, फिर ये I जो है AL से टारगेट एरे में आ जाएगा, तो इस तरह सारा स्ट्रिंग जो है वो कॉपी होके टारगेट एरे में आ जाएगा। इस तरह हम स्ट्रिंग में कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, आप लोगों ने इसको जाके बुक में पढ़ना है, याद करना है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये जंप है और जो लूप है ये खामखा पेपर में आता है, ठीक है। थैंक यू सो मच।